और पूरे सेक्टर का हम लोग ग्रोथ आउटलुक का बात करेंगे। जो पिक एंड कैरी क्रेन्स है, ट्रैक्टर्स है, वो काफी जब से गवर्नमेंट का बजट इंक्रीज हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तब से क्रेन्स वगैरह में आपका काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। कंपनी जो फ्रेश इशू के जरिए पैसे रेज करने वाली है, इसका जो इस्तेमाल है वो कैपेसिटी बढ़ाने में करने वाली है। क्रेन्स का जो कैपेसिटी है वो 1280 क्रेन्स से आपका बढ़कर हो जाएगा 3600 क्रेन्स का। और इसके बावजूद जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, अगर इस सेल्स ग्रोथ पे अपना वैल्यूएशन जो है हल्का सस्ता कर लिया रहता तो जो जीएमपी देखने को मिलता है वो काफी। अगर हम लोग पियर्स का कंपैरिजन भी करते हैं, चाहे वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, चाहे एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इससे अगर हम लोग हर पैरामीटर्स पे कंपेयर करें, चाहे वो आरओसी हो चाहे आरओई हो, तो हर पैरामीटर्स में एक। अब अगर हम लोग सारे चीजों का कंपेयर करें, बिजनेस का, ग्रोथ आउटलुक का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वैल्यूएशंस का, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग बन रहा है, वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोफार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 31 दिसंबर को खुलने वाला है और खुला रहेगा 2 जनवरी तक। और इसका जो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा वो 3 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनलाइज होने वाला है। और इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो आपका 7 जनवरी को लिस्टिंग प्लान्ड है। अब इसका अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड का, तो प्राइस बैंड जो रहने वाला है 204 से 215 के बीच में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है वो आपका 977 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है। इसका जो लॉट साइज फिक्स हुआ है वो आपका 69 शेयर्स का लॉट साइज फिक्स हुआ है। मतलब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,835 रुपया करना होगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अमाउंट जो होगा आपका 2,07,690 रुपया होगा। लेकिन सिर्फ एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आईपीओ अलॉटमेंट कैसे पा सकते हैं, इसका चांसेस जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, आईपीओ के जरिए ये 260 करोड़ रेज करने वाली है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 185 करोड़ के पास है और जो ऑफर फॉर सेल है वो 75 करोड़ के पास है। कंपनी जो फ्रेश इशू के जरिए पैसे रेज करने वाली है, इसका जो इस्तेमाल है वो कैपेसिटी बढ़ाने में करने वाली है। क्रेन्स का जो कैपेसिटी है वो 1280 क्रेन्स से आपका बढ़कर हो जाएगा 3600 क्रेन्स का। और इसके बावजूद जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो मात्र 30% देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? जब हम लोग आगे फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस पे आएंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों, क्या ये बढ़ेगा या घटेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अदर जो यूज है उसका अगर 50 करोड़ का बात करेंगे तो लोन्स का रिपेमेंट वगैरह में करने वाली है। 45 करोड़ जो है इसका एक एनबीएफसी सब्सिडरी है, ठीक है, बरोटा फाइनेंस लिमिटेड। इसका जो यूज है वो ट्रैक्टर्स वगैरह जो बनाती है कंपनी, उसका फाइनेंस करने के लिए करती है। कंपनी का अगर हम लोग पूरे बिजनेस का बात करेंगे यहाँ पर कंपनी का, तो ये मैन्युफैक्चरर है किस चीज का, तो ट्रैक्टर्स का, पिक एंड कैरी क्रेन्स का। और इसका जो कैपेसिटी है टोटल आप देखेंगे यहाँ पर, तो 12,000 ट्रैक्टर्स एनुअली कैपेसिटी है, 1280 करोड़ एनुअली इसका अभी क्रेन्स का फैसिलिटी है। लेकिन एक डेडिकेटेड क्रेन्स का यहाँ पर फैसिलिटी तैयार करने वाली है, जिसके बाद से जो कैपेसिटी हो जाएगा 3600 क्रेन्स एनुअली हो जाएगा। और इसका अगर पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो हार्वेस्टर, कंबाइंस, रोटोवेटर्स और ट्रैक्टर्स वगैरह ये बनाती है, जिसका रेंज होता है 16 हॉर्स पावर से लेके 110 हॉर्स पावर। और जो क्रेन्स का रेंज होता है वो 9 टन से लेके 30 टन तक इसका रेंज है। के बाद से अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फैसिलिटी है वो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, जो कि लोकेटेड है बद्दी हिमाचल प्रदेश में। और वहीं पर सारा काम होता है, चाहे वो मशीनिंग का हो, असेंबली यूनिट्स का हो, फैब्रिकेशन हो, टेस्टिंग लैब्स हो, सारा काम वहीं पर है। और ये इंक्लूड क्या करता है, तो कैप्टिव फाउंड्री यूनिट्स भी इंक्लूड करता है। इसका जो एम्प्लॉय का संख्या है वो 938 एम्प्लॉय का संख्या है। और इसका जो डीलर नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 175 स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है। और इसका जो बैंकर्स है वो कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक, ये इसका बैंकर्स है। मतलब बैंकर से कोई बढ़िया प्राइवेट बैंक नहीं निकल के आ रहा है, बाकी चीजें ठीक ठाक है और अच्छा खासा है। और पूरे सेक्टर का हम लोग ग्रोथ आउटलुक का बात करेंगे, जो पिक एंड कैरी क्रेन्स है, ट्रैक्टर्स है, वो काफी जबरदस्त है। और जब से गवर्नमेंट का बजट इंक्रीज हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तब से क्रेन्स वगैरह में आपका काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। और इसीलिए इसका जो फोकस है वो क्रेन्स पे ज्यादा है और 2x से अपना कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करने वाली है।
उसके बाद से अगर हम लोग इसका ग्रोथ आउटलुक का बात करेंगे तो ग्रोथ आउटलुक काफी जबरदस्त है, करीब 9% का ग्रोथ आउटलुक है जो कि जीडीपी से ज्यादा है। और इसीलिए यहां पर इस सेक्टर के स्टॉक्स में काफी जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्स में अच्छा रिपोर्टिंग कर रही है या प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, उसके शेयर प्राइसेस में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो उतना बड़ा जंप हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, और इसीलिए जो इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 30% ही देखने को मिल रहा है। अगर इस सेल्स ग्रोथ पे अपना वैल्यूएशन जो है हल्का सस्ता कर लिया रहता तो जो जीएमपी देखने को मिलता वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता। लेकिन अगर यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो जो कैपेसिटी अब बढ़ने जा रहा है उससे सेल्स में हम लोग का जंप देखने को मिल सकता है, और चांसेस है कि रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो जीएमपी भी बढ़ सकता है। सेल्स का अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 352 करोड़ सेल्स से 371 करोड़ हुआ, उसके बाद से 375 करोड़ हुआ, नॉर्मल ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही अगर प्रॉफिट में भी हम लोग बात करेंगे तो 13 करोड़ प्रॉफिट से 15 करोड़ हुआ, और वो अभी भी 2024 में भी 15 करोड़ ही है। अगर हम लोग बात करें 3 महीने का परफॉर्मेंस का तो यहां पर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाता, ये साइक्लिकल बिजनेस है। जो सेकेंड क्वार्टर में होता है उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको कंपेयर ज्यादा नहीं करेंगे। इसका अगर आरओई आरओसी का बात करेंगे तो इंडस्ट्री पीयर से कम है, और जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका 51 और 62 निकल के आ रहा है प्री एंड पोस्ट आईपीओ। उसके बाद से अगर हम लोग डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो ये 3.09 का है डेट टू इक्विटी, और प्राइस टू बुक वैल्यू का भी हम लोग बात करेंगे तो 1.96 का है। अगर हम लोग पीयर्स का कंपैरिजन भी करते हैं तो पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म उतना नहीं करता है, चाहे वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो चाहे एस्कॉर्ट्स कुबोटा। इससे अगर हम लोग हर पैरामीटर्स पे कंपेयर करें, चाहे वो आरओसी हो चाहे आरओई हो, तो हर पैरामीटर्स में ये पीछे ही है। ठीक है, पी रेशियो में भी पीछे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी पीछे है। इसीलिए जो आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो चांसेस थोड़ा सा कम मिले, लेकिन सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक है जो है काफी शानदार है, और जो कैपेसिटी भी है वो 2 गुना से इंक्रीज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग सारे चीजों को कंपेयर करें, बिजनेस का, ग्रोथ आउटलुक का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वैल्यूएशंस का, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग बन रहा है वो बन रहा है 3 स्टार। और आपको क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी अभी 30% के आसपास देखने को मिल रहा है, अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो बढ़ भी सकता है। रेस्पॉन्स क्यों अच्छा मिल सकता है, तो जो ये इंक्रीज करने वाला है कैपेसिटी, उससे सेल्स में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कंटिन्यूअस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए इसमें चांसेस है कि बन जाए आपका 30% 40% लिस्टिंग गेन बन सकता है, और भी लिस्टिंग गेन हम लोगों को देखने को मिलता है, थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता रहता तो। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है कंपनी का, 3 स्टार भी बन रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट्स के साथ और भी स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोज के साथ। तो थैंक यू सो मच।